अच्छा, ये मॉर्फ़ोलॉजी ऑफ़ द हाइड्रोनेफ्रोसिस है। इसको भी याद करने का ना आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका ये है कि पहले हमारे ज़हन में मॉर्फ़ोलॉजी से पैथोफ़िज़ियोलॉजी होनी चाहिए। पैथोफ़िज़ियोलॉजी में क्या है कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी लेवल पर कोलेक्टिंग सिस्टम में कहीं पे भी उधर सॉरी यूरेटर्स या ब्लैडर या किसी लेवल पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा, बैक फ्लो ऑफ द यूरिन हो रहा है। मतलब बैक फ्लो ऑफ द यूरिन से मुराद कलेक्शन ऑफ द यूरिन होती जा रही है। वो आहिस्ता-आहिस्ता किधर जाएगी, वो पेल्विस और कैलिसिस में जाएगी, वहाँ पर उनकी डायलेशन करेगी और वहाँ से ये बैक फ्लो करके ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगी। ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगी तो फिर अब ट्यूब्यूल से बाहर किधर जाएगी, ट्यूब्यूल से ज़ाहिर है वो डेफिनेटली इंटरस्टिशियम में चली जाएगी। अच्छा, इंटरस्टिशियम में जाएगी तो वहाँ से फिर किधर जाएगी, वहाँ से लिम्फेटिक्स और वेस्कुलर सिस्टम, वेनस सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। सो ये तो हमारे पास एक नेचुरल नॉर्मल सा कोर्स है कि जो उस मतलब नॉर्मल सा हमारा एक इनिशियल कोर्स ऐसे होगा। अच्छा, ये हमारे पास लिम्फेटिक्स में चली गई। लिम्फेटिक्स के बाद अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे रहेगा तो पेल्विस और कैलिसिस जोन से वो डायलेट हो जाएंगे। अच्छा, ये डायलेट हो जाएंगे तो उसके साथ साथ हमारे पास जो हाई प्रेशर जो इंटरस्टिशियम में साथ साथ जा रहा है, उसकी वजह से हमारे पास वेन्स और आर्टरीज कंप्रेस होने चले जाएंगे। अच्छा, वेन्स कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा कि जो मटेरियल कलेक्ट हुआ है ना ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो सारे के सारा वापस सर्कुलेशन में जा सकता है। और मतलब ये कह लें कि फ़िल्ट्रेशन सिस्टम कंसंट्रेटिंग एबिलिटीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है इसकी वजह से। लेकिन आर्टीरियल कंप्रेशन की वजह से ग्लोमेरुलस के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, यानी फ़िल्ट्रेशन रेट के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। सो अभी इनिशियली चूँकि ये पूरा कोर्स जो ये डिफ़ाइन कर रहा है, ये सडन नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ओवर टाइम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्टरीज उनसे अपने आप को कंपनसेट कर रही है, तो उसकी वजह से आर्टीरियल इसने अभी भी इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि आर्टीरियल इतना बड़ा मसला नहीं, जितना बड़ा मसला वेनस स्टेसिस है। सो इसका मतलब है कि वेनस स्टेसिस उनसे वो ज़्यादा बड़ा मसला है और आर्टीरियल इंसफिशिएंसी इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो ओवर टाइम कम्पनसेट भी कर रहा है बस अब अपने आप को। सो इनिशियली हमारे पास यही होगा, तो उसकी वजह से जो है वो कंसनट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी और ओवर टाइम फिर से बाद में फिर आर्टरीज भी जो है वो इंसफिशिएंट हो जाएंगे और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी डिमिनिश हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्कारिंग वगैरह हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। मॉर्फोलॉजी में पहले ग्रॉसली क्या है, ग्रॉसली ये है कि बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी तो रीनल फेलियर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। या अगर यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी एक किडनी की और दूसरी किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है, रीनल फेलियर के अंदर है, किसी डैमेज के अंदर है, तो तब भी रीनल फेलियर हो जाएगा। ये तो एक अलग, ये तो प्रोग्नोसिस की बातें हैं, ये अलग बातें हैं। अच्छा, अब बात ये है कि सब टोटल या इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन सब टोटल या इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा कि जैसे कि ऊपर सारे के सारे सिस्टम में पढ़ता भी आया हूँ, सारा बताता भी आया हूँ, तो ये उसी से रिलेटेड है। ये हमारे पास एक तरह से ओवर टाइम या क्रॉनिक किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेल्विक कैलिसियल सिस्टम जो है वो डायलेट हो जाएगा, क्योंकि उसको डायलेट होना चाहिए। क्योंकि डायलेशन की कैसे होती है, क्योंकि वो ज़ाहिर हर वक्त वहाँ पे यूरिन पड़ा रहेगा, तो वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर करता रहेगा, ऐसा ऐसा वो बढ़ता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। और हमारे पास जो सा पैरेन्काइमा जो है वो भी हमारे पास कंप्रेस होता रहेगा और वो एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। ये तो एक जनरल सी बात है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन सडन है और कंप्लीट है, तो अब क्या होगा, सडन एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, सपोज़ करेंगे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो पेल्विस और कैलिसिस जो सी हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो डायलेट होंगी, वो डायलेट फुल फ्लैश तो कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि डायलेशन के लिए तो ओवर टाइम प्रेशर चाहिए। तो वो जो है वो बैक फ्लो जाएगा ट्यूब्यूल्स के अंदर, ट्यूब्यूल्स में जाने के बाद ये इंटरस्टिशियम में जाएगी बात। अच्छा, इंटरस्टिशियम में जाने के बाद प्रेशर बढ़ने की वजह से वेन्स दबेंगी और आर्टरीज दबेंगी। मैंने कहा था क्रॉनिक केसेस के अंदर आर्टरीज जो हैं वो अपने आप को कंपनसेट कर लेती हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कंपनसेशन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सडन है। सो हमारा कंपनसेशन उसको मिलेगी नहीं। तो वेनस स्टेसिस की वजह से जो हमारे पास कंसनट्रेटिंग एबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ना था, उससे पहले हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बड़ा मसला बन जाएगा उस वक्त का। तो हमारे पास जो है वो रीनल फंक्शन उसी वक्त सीज हो जाएगा। तो उस इसके साथ हमारी डायलेशन जो है ऑफ द कैलिसिस जो है इतनी ज़्यादा होगी नहीं। तो ये हमारे पास सडन ऑब्स्ट्रक्शन के साथ होगी। तो सडन ऑब्स्ट्रक्शन के हमारे पास सिंपली क्या होगा, ग्लोमेरुलर आर्टरीज के ऊपर बेसिकली फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर। जो सब टोटल या इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन थी उसमें वेन्स के ऊपर मेन इफेक्ट पड़ा था, तो उसकी वजह से पैरेन्काइमा के ऊपर फ़र्क पड़ा था और पेल्विक कैलिसियल सिस्टम पूरे पूरे डायलेट हुआ था। लेकिन अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, सडन हुई है, तो उसके अंदर आर्टीरियल सिस्टम में फ़र्क पड़ा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और डायलेशन और रीनल फंक्शन डिमिनिश हो गया और डायलेशन जो है इतनी ज़्यादा नहीं हुई। ये ग्रॉसली हमारे पास नज़र आएगा। हम माइक्रोस्कोपिकली जाते हैं, फिर वही बात कि ट्यूबुलर डायलेशन, एट्रोफी, फाइब्रस रिप्लेसमेंट और ग्लोमेरुलस बच गया। ये वही है जो हमारे पास सब टोटल वाले के केस में था या क्रॉनिक केस में था कि वेन्स जो सी हैं वो स्टेसिस में है, लेकिन आर्टरी जो सी कंपनसेट कर गई हैं और वो ग्लोमेरुलस स्टिल उनका काम कर रहा है। सो हमारे पास उसकी वजह से एट्रोफी ऑफ द एपिथेलियम हो रही है, ट्यूबुलर डायलेशन हो रही है, फाइब्रस रिप्लेसमेंट हो रही है।
लेकिन ओवर टाइम फिर जो सी आर्टरीज भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी और इसकी वजह से ग्लोमेरुलस जो है वो भी हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और वो एट्रोफिक हो जाएगा और उसके अंदर भी फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब हमारे पास सडन ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। सडन ऑब्स्ट्रक्शन वही ऊपर वाला केस है। इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है कि सडन ऑब्स्ट्रक्शन में मैंने ग्रॉसली बताया था कि आर्टरीज़ की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सो आर्टरीज की कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से हमारे पास रीनल फंक्शन तो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस्कीमिया भी होगा। तो हमारे माइक्रोस्कोपिकली उसका इस्कीमिया भी नज़र आएगा और अब इस्कीमिया की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी और हमारे पेपिलरी नेक्रोसिस मेनली नज़र आएगी। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस दो तरह से हो सकती है, या तो इंटरमिटेंट और सब टोटल किस्म की हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, और या फिर हमारे पास सडन एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो। जब हमारे इंटरमिटेंट या सब टोटल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ये मोस्टली ओवर टाइम क्रॉनिक हो जाती है। तो इसके अंदर वेनस स्टेसिस का ज़्यादा मसला है, उसकी वजह से हमारे पास ट्यूबुलर एट्रोफीज़ हो रही हैं, डायलेशन है तो पेल्विक इलिशियल सिस्टम हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पर भी ग्लोमेरुलस जो है वो बच जाता है, सिर्फ फाइबर्स रिप्लेसमेंट आना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर जो चीज़ एट्रोफी होगी उसकी रिप्लेसमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो माइक्रोस्कोपिकली भी वही चीज़ नज़र आ रही है और ग्रॉसली भी वही चीज़ नज़र आ रही है। और अगर हमारे पास सडन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई मेन इफेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ख़त्म हो रही है और उसकी वजह से रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और एट द सेम टाइम माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास उसकी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगी क्योंकि इस्कीमिया मिलेगा। सो ये मेन चीज़ है।